विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखूंगी, मात्र आज की प्रोनाउंसमेंट से मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा। महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूँ कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। 5 से 7 लाख हो गया है मैम। मैं इतना ही कहूंगी, मिडिल क्लास बोनांजा वाला आज का बजट आप इसको देख रहे हैं। स्मृति ईरानी ने इसे मिडिल क्लास बोनांजा का नाम दिया है और लगातार अगर आप देखें तो बजट को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में जरूर नजर आ रहा है। और मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हैं ना, निर्मला सीतारमण ने भले ही अपना 5वां बजट पेश किया हो, लेकिन दीपक चौरसिया ने आज 30वां बजट कवर किया है। 1993 से लगातार एक भी ऐसा मौका नहीं है इस साल में बजट पेश हुआ हो और दीपक चौरसिया ने उसे कवर ना किया हो। एक सवाल आपसे दीपक जी मैं पूछना चाहूंगी, ये जो बजट आज पेश हुआ है, ये मोदी जी का बजट है या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट है, या मिलजुल कर जो सरकार ने बजट पेश किया है वो पूरी तरह से चुनावी बजट? आई थिंक वित्त मंत्री को अपॉइंट प्रधानमंत्री करते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री का खुद का एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो उन्होंने इस बजट में देने की कोशिश की है। देखिए, इसमें रेवड़ियां नहीं बांटी गई हैं। चुनावी साल होता तो आप इसको फ्री देते थे, उसको फ्री देते थे। ये रेवड़ियां इस बजट के अंदर नहीं बांटी गई हैं। लॉन्ग टर्म इकोनॉमी की तरफ ध्यान रखा गया है, ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इसके साथ ही बड़ी विशेषता ये है कि जिन चीजों में आपको पैसा देने की जरूरत है, जैसे रेलवे पैसा दिया गया है, जैसे किसान कृषक उनको पैसा दिया गया है, जैसे MSME उनको कई तरह के इंसेंटिव देने की बात की गई है। ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो आइए एक बार एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं तो एक लेमैन की तरह इस पूरे बजट को देख रहा हूं और अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले सर आपसे समझना चाहूंगा, आप इस बजट को कैसा देखते हैं? क्या ये एक बैलेंस बजट है या चुनावी बजट? ये एक सुपर बजट है, बैलेंस से भी ऊपर बजट है, जिसमें रेवड़ियां नहीं बांटी गई हैं। कह रहे चुनावी बजट में ये विपक्ष मायूस हुआ है कि उन्हें इस तरह का कोई मुद्दा नहीं मिला है। देखिए, अगर आप बजट को ओवरऑल देखें, बजट में मैं कुछ खास चीज़ें बता देता हूँ संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले रेलवे को 2.4 लाख करोड़ का अलॉटमेंट किया है, जो रफली मोर देन 30% है, बीच में जो जॉब क्रिएट करेगा, जो आगे जॉब क्रिएट होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.3% ऑफ द GDP, नियर अबाउट 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने करा है, जो भी आगे जाकर जॉब क्रिएट होगा और वो होगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप में नई उसमें उन्होंने वो क्या है कि 7 से 10 साल का करा हुआ है कि 10 साल तक वो बेनिफिट होगा। सेकंड, महिलाओं के लिए, महिलाओं को 2 लाख रुपए का अगर सेविंग का होती है 7.5% पर मिलता है, तो महिलाओं के लिए भी एक बूस्टअप है। हम एक बार टैक्स के रिजीम को छोड़ देते, हम केवल बजट का मतलब टैक्स रिजीम ना ले गए, एक ओवरऑल चल है, तो ये बजट 10 में से 12 नंबर देने लायक। तो 4 मोटे पॉइंट्स तो आपने गिनवा दिए। वो जो बेनिफिशियरीज हैं, अगर मैं उनको लिस्ट आउट करूं तो युवा का भी ख्याल रखा गया है, महिलाओं का ख्याल रखा गया है, सैलरीड क्लास का, पेंशन जो लेते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। इससे पहले कि इसका और विश्लेषण करें अपने एक्सपर्ट्स के साथ, चिराग पासवान का भी एक रिएक्शन आ रहा है, उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं इस बजट पर। मिडिल क्लास को जिस तरीके से रियायत दी गई है, इतना समावेशी ये बजट है जो हाशिए पर खड़े लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और खास तौर पर जो मिडिल क्लास का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अपना योगदान देता है, उनको जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं, 5 से 7 लाख पर्सनल टैक्स पे जिस तरीके की रिबेट दी गई है, सोशल एक्सपेंडिचर को जिस तरीके से और बढ़ाया गया है, लगभग 10% से बढ़ाया गया, तो यकीनन उससे निवेश भी हमारे देश में और ज्यादा बढ़ने के प्रावधान है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेरी आशाएं छोड़ें, ये पूर्णकालिक अंतिम बजट होगा मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का। तो जो वादे किए हैं आपने जनता से, वो पूरे कर दीजिए। आप बढ़ा तो कुछ पाए नहीं, बर्बाद किया अर्थव्यवस्था की देश को। आपने तो कहा था लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग बढ़ेगा। जाके गांव में देखिए, मैं तो गांव से आता हूं, जो चला गया ना वहां मजदूर लौट के कोरोना में,
वहीं तड़फ रहा है, उसका परिवार तड़फ रहा है। मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई है। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पर आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। डिम्पल यादव जी से बात करेंगे। मैम, जो सरकार ने इतना बजट पेश किया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, कैसे बजट है? ये काफ़ी निराशाजनक बजट है, जहाँ यह हम लोग अगले साल चुनाव में जा रहा है पूरा देश, ये चुनावी बजट साबित हो रहा है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, स्पेशली किसानों को लेकर, जहाँ MSP की बात होनी चाहिए थी। हमारा किसान बड़े आशाओं के साथ तो उन्हें कुछ नहीं मिला। जहाँ हमारे फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ानी चाहिए थी, जहाँ युवाओं को रोजगार की बात करनी चाहिए, तो इस तरह से कुछ भी नहीं है। आप लोग तो 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते बजट बनाया गया है, लोग लगाने वादे किए गए हैं। यूपीए के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती थी। रेलवे का तो बजट ही खत्म कर दिया गया। अब आम बजट को भी इतना छोटा साधारण कर दिया गया जहाँ डिटेल नहीं होता है। बजट का मायने क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, यही देश के लोगों को बताया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी जो है परेशान है। इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार, देखेंगे हम। क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई ना कोई दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। और कुछ खास बजट के बारे में बताना चाहिए? मैं कहूँगा मुबारक हो इसको। 1.5 घंटा हमने अच्छी तरह से सुना और अब हम इस पर बात करेंगे। जब मौका आएगा बोलने का, उस वक्त हमारी बात सुनेंगे आपके, हम बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। हम लोग बहुत खुश है कि इतना अच्छा बजट सामने में आया है। हम लोग बहुत खुश है कि इतना अच्छा बजट सामने में आया है। ऑनरेबल आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बजट पेश किया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत, उनकी सभी टीम को बहुत विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरीके से बजट में देखा जाए तो आज इनोवेशन की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन पे ज़्यादा फोकस किया है, ताकि कोविड काल में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के कारण हम बहुत अच्छी तरह से एक मकाम हासिल कर सके वैक्सीनेशन का। 220 करोड़ वैक्सीनेशन का सक्सेस अगर मिलता है तो निस्संदेह हमारी जनता को तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ जुड़ी टेक्नोलॉजी, उस पर विशेष जोर भी दिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हेल्थ सेक्टर में भी बहुत अच्छा बजट मिला है, जिसमें फोकस किया है कि नर्सिंग कॉलेजेस को नए से 157 नए नर्सिंग कॉलेज को जोड़ा जाएगा, नए बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। और मुझे लगता है कि जो ने पहले ही कहा कि जो अमृत काल में हमारा रोड मैप है, जो हम दुनिया में अपने स्थान को 10वें से 5वें पर लाए और ऊंचाई तक जाने के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अभिनंदन। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृत काल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है।